हमारे लिए पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन ठीक है, हमने समझ लिया क्या होता है, लेकिन अब हमारे लिए उसके मोड्स पढ़ने हैं, यानी कि मेथड्स पढ़नी है कि कितने प्रकार का होता है और कैसे होता है, किन किन जीवों में, प्राणियों में, और जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें किस टाइप से होता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या हैं और कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स बताए हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। अब हम बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो आपने पिछली कक्षा में क्लास 11th में पढ़ा है कि मतलब जो लैंगिक जनन होता है ये 2 जनकीय होता है, मतलब कि इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल। इसमें क्या होता है कि जब मेल और फीमेल की बॉडी में गैमेट्स बनते हैं, मेल की बॉडी में स्पर्म और फीमेल की बॉडी में बनता है फीमेल गैमेट कहलाता है एग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो हमारा मेल और फीमेल गैमेट होता है, इन दोनों का फ्यूज़न होता है, और फ्यूज़न होने के बाद एक द्विगुणित जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे से इन दोनों का क्रॉस होगा, इसी को हम फ्यूज़न भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न होने के बाद यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोट हमेशा द्विगुणित होता है, यानी कि डिप्लॉयड होता है। ये डिप्लॉयड इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो मेल गैमेट है एंड द फीमेल गैमेट है, ये दोनों हैप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। और जब इन दोनों का फ्यूज़न होता है तो n और n प्लस 2n बनता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, यानी कि हमारा मेल और फीमेल इन्वॉल्व है, और इसमें दोनों के जो बॉडी में गैमेट फॉर्मेशन होता है, एग और स्पर्म, दोनों का फ्यूज़न होने के बाद एक द्विगुणित जाइगोट बनता है। फिर इस जाइगोट में बार बार सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न होने के बाद यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ये हमारा एम्ब्रियो है। देन एम्ब्रियो से हमारे बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, इसमें n और n दोनों का फ्यूज़न हुआ, यानी कि हम बोल सकते हैं नॉर्मल कि इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें 2n मिला, इस 2n से बेबी का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पे हमने देखा कि जो इसका मेन कैरेक्टर क्या होता है, कि हम कैसे किसी को बता सकते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि इसमें मियोसिस की प्रोसेस होती है। और जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोटिक होता है। अब 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन क्या होता है, फिर भी मैं आपके लिए एक बार रिकॉल करा रही हूँ, शॉर्ट में बताऊँगी कि अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो जो हमारा पेरेंट्स है, मतलब जिससे ऑफस्प्रिंग का बर्थ हुआ है या फिर जिससे संतति बनी है, उसमें क्या होता है कि जैसे उसमें गुणसूत्र मतलब कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स की डबलिंग है, यानी कि डिप्लॉयड है, 2n है। तो जो हमारी ऑफस्प्रिंग या संतति बनेगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी। वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। इसमें यदि विभाजन होता है तो केवल समसूत्री विभाजन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग बन के आती है या फिर जो भी संतति बनकर आती है, उसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट दोनों ने इन्वॉल्व हुए थे, दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे। तो जो हमारा हाइब्रिड प्लांट है या हाइब्रिड एनिमल है, उन सभी में विविधताएं उत्पन्न होंगी, मतलब उनमें कैरेक्टर्स वेरिएशन होंगे। तो उन वेरिएशन के थ्रू जो हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं, मतलब जैसे कि कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और कभी एकदम से लो हो जाता है, तो इसके थ्रू जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो उसके प्रति अनुकूल होती है। मतलब यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेती है, और यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है तो वो उसके अकॉर्डिंग ढल जाती है।
तो ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन क्वालिटी है कि इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो वातावरण के प्रति अनुकूल होगी, विविधताएं होंगी, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं, क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाएगी और इसमें गैमेट का फ्यूज़न होता है। तो जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका मेन कैरेक्टर होता है कि इसमें गैमेट का फ्यूज़न होता है, मतलब जो हमारे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है उन युग्मकों का संलयन होता है। और जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता, देयर इज़ नो फ्यूज़न ऑफ गैमेट, देयर इज़ नो फ्यूज़न ऑफ गैमेट। मतलब यहाँ पे हमारे गैमेट्स में फ्यूज़न नहीं होता, वो ऐड नहीं होते हैं। तो हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है जीवों में जनन, उसमें हमारे लिए प्लांट्स ऑल ओवर जितनी भी स्पीसीज़ हैं अर्थ पर, चाहे वो एनिमल में आता हो, चाहे वो प्लांट की कैटेगरी में हो, चाहे वो मोनोसेल्यूलर हो या पॉलीसेल्यूलर हो, फंगी हो, एल्गी हो, हमें सभी के बारे में पढ़ना है कि उनमें डिवीज़न कैसे होता है और वो कैसे ऑफस्प्रिंग को बर्थ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे लिए पढ़ना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन के प्रकार। और वो तो यहाँ पे हमने देखा अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन क्या है, तो इसकी क्या ज़रूरत है। तो इसकी ज़रूरत है कि जो हमारे लैंगिक जनन है और अलैंगिक जनन है, तो जो लैंगिक जनन होता है हमने बताया कि उसमें एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है यानी कि एक जीव ही नई संतति को जन्म दे देता है। और जो अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, 2 जीव की ज़रूरत पड़ती है, उनमें फ्यूज़न होता है और देन फ्यूज़न होने के बाद नई संतति कोशिका का फॉर्मेशन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट्स इन्वॉल्व है और 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है यानी कि जो मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, यानी जो स्पर्म होते हैं और जो एग होते हैं उनमें फ्यूज़न होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। और जो हमारे लिए सेल्स मिलती हैं, न्यू सेल जो हमारे लिए मिलती हैं उसमें क्रोमोसोम आगुणित होते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इसके थ्रू जो न्यू जनरेशन आती है उसमें वेरिएशन होती है। वेरिएशन मीन्स विविधता होती है, वेरिएशन यानी विविधता। ये इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों के ही लक्षण आपस में मिलते हैं और एक जो बेबी बनता है उसमें दोनों के ही कैरेक्टर्स जाते हैं। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें 2 पेरेंट्स ही नहीं हैं तो दोनों के कैरेक्टर ही फ्यूज़ नहीं करते हैं, तो इसमें विविधता बिल्कुल ही नहीं होती है, वेरिएशन नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतति उत्पन्न होती है, जैसे कि एक प्लांट्स है, हाइड्राइक प्लांट है, उसमें ये अलैंगिक प्रजनन हुआ। अलैंगिक प्रजनन के बाद जो संतति बनती है उसमें जो वातावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता होती है यानी कि जो एडेप्टेशन होता है। एडेप्टेशन मीन्स होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो रहा है एनवायरनमेंट में, तो जो हमारी बॉडी होती है वो अपनी बॉडी को इस प्रकार से बना लेती है कि हम उस टेम्परेचर को सहन कर पाएँ। और जो जिनमें एडेप्टेशन नहीं होता है तो उनकी बॉडी टेम्परेचर भी सहन नहीं कर पाती है, जैसे कभी लो टेम्परेचर हो गया और वो सहन नहीं कर पाई तो उसकी डेथ हो जाती है। तो जो अलैंगिक प्रजनन होता है उससे जो संतति बनती है उसमें एडेप्टेशन नहीं होता है और वो जल्दी ही नष्ट हो जाती है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें 2 कैरेक्टर्स का फ्यूज़न होता है तो इसमें वेरिएशन होती है, वेरिएशन के कारण इसमें एडेप्टेशन होता है यानी कि अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढालने की क्षमता होती है। तो इसके थ्रू जो संतति बनती है वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा पावरफुल होती है और उसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं। और जो अलैंगिक प्रजनन में जो संतति बनती है उसमें किसी भी प्रकार के लक्षणों का मिश्रण नहीं होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसे प्रजनन की एक अच्छी विधि माना जाता है क्योंकि इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो इस कारण इसे प्रजनन की अच्छी विधि नहीं माना जाता। हाँ, ये अलग बात है कि जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें गैमेट ही नहीं बनते तो उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और देन हमारे लिए इसी को पढ़ना है इस चैप्टर में कि जो ऑर्गेनिज्म हैं मोनोसेल्यूलर हैं, पॉलीसेल्यूलर हैं और जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें ये कितने प्रकार से हो रहा है, कैसे हो रहा है और उनको अलग अलग नाम दिया गया है, हमें इसके बाद वही पढ़ना है।
तो यदि हमने डिफरेंस देख लिया कि इसमें दो पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ा, इसमें वेरिएशन आई, इसमें वेरिएशन नहीं आती, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा। तो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, यहाँ पे जो संतति बनेगी उसमें जो गुणसूत्र की संख्या होगी वो आगुणित होगी, 2n से n हो जाएगी, और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या अलैंगिक प्रजनन होगा उसमें 2n से 2n ही बनेगी। और हमने देखा कि यहाँ पे 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे ओनली 2 सेल्स का फॉर्मेशन। अब हमारे लिए देखना है कि अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ कितनी हैं, यानी कि कितने प्रकार का होता है और किन किन जीवों में होता है। फर्स्ट है हमारा विखंडन, यानी कि विखंडन में क्या होता है कि जो कोई भी जीव है वो जीव 2 भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, यूग्लिना एंड द पैरामीशियम। विखंडन 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है इसमें बाइनरी फिजन, और एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में जैसा कि यहाँ पे लिखा है बाई मतलब कि 2, यहाँ पे कोई भी सेल होगी या कोई भी जीव होगा वो 2 भागों में विभाजित होगा। वो अनुप्रस्थ से भी हो सकता है और लंबवत भी हो सकता है। और मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि जो जीव होता है वो 2 भागों में विभाजित ना होकर बहुत सारे मल्टीपल यानी कि बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाता है और उसके जितने भी नए भाग बनते हैं वो सभी भाग हैं एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा में क्या होता है कि ये हमारी अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो अमीबा में क्या होता है कि ये जो कोशिका है, ये कोशिका पहले इसका केंद्रक विभाजित होना स्टार्ट करता है। इसका केंद्रक विभाजित होता है पहले, तो ये बेलनाकार ऐसे इसका जो केंद्रक के अंदर का जो जीव द्रव्य मतलब केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है वो भी सेपरेट होने लगता है और सेपरेट होने के बाद धीरे धीरे केंद्रक के बीच में एक खांच बनने लगती है और ये खांच के थ्रू सेपरेट होता है। और जैसे ही ये केंद्रक डिवाइड होता है तुरंत ये जो कोशिका होती है ये भी डिवाइड हो जाती है और इस प्रकार से 2 नए अमीबा हमें मिल जाते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले ये अमीबा था, ये इसका केंद्रक था, केंद्रक डिवाइड होना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे सेपरेट होता है। जैसे ही केंद्रक सेपरेट होना स्टार्ट करता है साइटोप्लाज्म भी सेपरेट होने लगता है और बीच में एक खांच बन जाती है और धीरे धीरे एक खांच बीच में से कट हो जाती है और हमारे लिए 2 अमीबा मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि बाइनरी फिजन में 2 जीव मिलते हैं, एक कोशिका से 2 जीव का फॉर्मेशन हुआ। और सेकंड विखंडन का जो टाइप्स होता है वो होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि जो एक जीव होता है वो कई भागों में विभाजित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पेनिसिलियम जो होती है उसमें कोनिडिया होती है और ये जो है कई भागों में विभाजित हो जाता है। इसमें 2 भाग में हुआ था तो 2 जीव बने, उसमें वो अनेक भागों में होता है तो अनेक जीव बन जाते हैं। इसके बाद ये हमने जो देखा था वो अनियमित विभाजन था, मतलब कि जो अमीबा है इसमें सेल डिवीज़न कहीं से भी हो सकता है, ये यहाँ से भी सेपरेट हो सकता है, ये यहाँ से भी सेपरेट हो सकता है और ये यहाँ से भी सेपरेट हो सकता है, मतलब कहीं से भी 2 भागों में बंट सकता है। मगर जो हमारा लंबवत द्विविभाजन होता है, लॉन्गिट्यूडल जो विभाजन होता है वो युग्लिना में पाया जाता है। ये हमारा युग्लिना है, ये इसका फ्लेजिला है। ये फ्लेजिला जो होता है वो मोटाइल होता है, मोटाइल यानी कि चलनशील होता है, इसके थ्रू ये गति करता है और आगे बढ़ता है। और इसमें इसका केंद्रक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। हमने देखा कि जो अमीबा था उसमें अनियमित विभाजन था, मतलब वो कहीं से भी विभाजित हो सकता है। और जो युग्लिना है इसमें लंबवत विभाजन होता है, तो ये केवल बीच से ही डिवाइड हो सकता है। पहले इसका केंद्रक डिवाइड होगा, जैसे ही केंद्रक सेपरेट हो जाएगा ये दोनों सेल ये लंबवत विभाजन में ऐसे ये 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे युग्लिना में 2 सेल मिल गई हमारे लिए।
तो बाइनरी फिजन इसमें भी है, बाइनरी फिजन अमीबा में भी है। डिफरेंस इतना है कि अमीबा में कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, और जो युग्लिना होती है, युग्लिना में ये केवल लॉन्गिट्यूडिनल हो सकता है, मतलब जो बीच से ही विभाजित हो सकता है। और पैरामीशियम है, पैरामीशियम में ये हम जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम में अनुप्रस्थ होता है, मतलब कि ये जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए पैरामीशियम है, पैरामीशियम में ये अनुप्रस्थ, यानी कि अनुप्रस्थ का मतलब यदि हम सिंपली लें तो ये आड़ी में डिवाइड होता है, और ये दोनों सेल दो नई संतति कोशिकाएं बना लेती हैं। तो ये हमारा बाइनरी फिजन हो गया। हमने देखा इसमें एक जीव से दो जीव का निर्माण हुआ। मल्टीपल फिजन में अनेक जीव बन सकते हैं। देन इसके बाद जो मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है, इसमें आता है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी यानी कि प्लाज्मा, यहाँ पे यदि हम इसको सिंपली देखें इसका मीन्स, तो यहाँ पे प्लाज्मा बोल रहे हैं, मतलब इसमें प्लाज्मोटोमी में क्या होता है कि हमारा जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये कोई भी सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। प्लाज्मोटोमी में क्या होता है कि जो इसका जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था, जीव द्रव्य का मीन समझने के लिए आप उस वीडियो को देखें। अभी मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जो प्लाज्मोटोमी होता है, प्लाज्मोटोमी में जो जीव द्रव्य होता है वो बहुत सारे भागों में सेपरेट हो जाता है, और जैसे ही इसका जीव द्रव्य विभाजित हो जाता है, बहुत सारे भाग बन जाते हैं, तो इसका जो केंद्रक होता है, किसी भी कोशिका का केंद्रक होता है, वो केंद्रक भी सेपरेट होने लगता है, और फिर जो केंद्रक होता है और इसके चारों तरफ कोशिका द्रव आकर जमा होने लगता है और न्यू सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ओपिलाइना में होता है। फिर इसके बाद आता है गैम्यूल, इसी को एनसीईआरटी में जैम्यूल भी बोलते हैं। गैम्यूल का एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक स्पंज है। स्पंज जो होते हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसके थ्रू वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। स्पॉन्जिला में गैम्यूल होता है। गैम्यूल में ये हमारा जैसे कि स्पॉन्जिला है, स्पॉन्जिला में क्या होता है, ये इसकी सेल है। इस सेल में बहुत सारी गोलाकार सेल बन जाती हैं, और ये जो गोलाकार कोशिकाएं बनती हैं ये समूह में इकट्ठी होने लगती हैं, यानी कि ग्रुप बना लेती हैं। और ग्रुप बनाने के बाद जैसे ही एडेप्टेशन होता है या इनके लिए प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, ये जो गोलाकार कोशिकाएं होती हैं ये इस मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाती हैं। ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। नष्ट होने के बाद ये सारे जो है बाहर निकल जाएंगे, और जैसे ये एक सेल हो गई, ये सेकेंड सेल है, तो ये दोनों नए जीव का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी अनेक जीव बन रहे हैं। फोर्थ में हमारे लिए पढ़ना था मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, कोई भी प्लांट है या कोई भी एनिमल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी पर एक छोटा सा हल्का सा उभार बनता है। फिर वो उभार धीरे धीरे उसी जनक कोशिका से पोषण ग्रहण करता है, और पोषण ग्रहण करके मैच्योर, जैसे ही वो कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है, वो अपनी जनक कोशिका से अलग हो जाता है और एक न्यू हाइड्रा जनरेट हो जाता है। यहाँ पे हमने मुकुलन का एग्जाम्पल लिया है ईस्ट साइकॉन। यहाँ पे मैंने आपके लिए हाइड्रा के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है। ये हमारा हाइड्रा है। इस हाइड्रा की बॉडी है पूरी, इस बॉडी में थोड़ा सा छोटा सा उभार आता है। इस उभार को हम बर्ड या कलिका बोलते हैं। इस बर्ड या कलिका में धीरे धीरे मैच्योर होती है, ये डेवलप्स हो जाती है, और डेवलप होने के बाद ये जैसे ही कम्प्लीटली मैच्योर होती है, ये अपनी जनक कोशिका से यानी कि अपने पेरेंटल से अलग हो जाती है और एक न्यू हाइड्रा जनरेट हो जाता है। तो देखा कि मुकुलन में एक कोशिका थी, उस पर उसी की बॉडी से एक न्यू ऑफ स्प्रिंग की बर्थ हुई। सेकंड में हमारे लिए पढ़ना है बीजाणुओं द्वारा, यानी कि इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। पेनिसिलियम में क्लेमाइडोमोनास के थ्रू ये होता है। बीजाणुओं द्वारा में क्या होता है, जो बीजाणु होते हैं वो मोनोसेल्यूलर होते हैं, मतलब एक कोशिकीय होते हैं। उनकी जो बाहरी परत होती है जिसे हम मेम्ब्रेन बोलते हैं या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये है ओपिलाइना है। इस ओपिलाइना में ये जो आप देख रहे हो ये छोटे छोटे से स्पोर्स हैं, यानी कि बीजाणु हैं। इन बीजाणु में ये जो वी लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के लिए हम बोलते हैं जो स्पोर
ये जो स्पोर्स जो होते हैं ये मोटाइल होते हैं, इसके थ्रू ये गति करते हैं यानी कि मूवमेंट करते हैं। और जैसे ही ये पूरे कम्प्लीटली मैच्योर हो जाते हैं ये धीरे धीरे अलग होने लगते हैं और ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद ये यहाँ पे न्यू ऑफस्प्रिंग का बर्थ हो जाता है। फिर नेक्स्ट था हमारा पुनरुद्भवन या खंडीभवन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि फ्रेगमेंट उसके नेम से पता चल रहा है कि हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को कई टुकड़ों में काटा। जैसे कि यहाँ पे मैंने फ्लैट वर्म का एग्जाम्पल लिया है। इस फ्लैट वर्म को हमने कई पीसेस में डिवाइड किया। यहाँ पे हमने ये फ्लैट वर्म की कम्प्लीटली बॉडी थी, इस बॉडी को हमने 1 2 3 पीसेस में हमने इसके लिए डिवाइड कर दिया। और ये 3 पीसेस में डिवाइड होने के बाद इसका ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट इस कम्प्लीटली पूरे फ्लैट वर्म को बर्थ कर देगा। ये फ्लैट वर्म इस वाले पीस से बर्थ होगी। ये सेकंड जो है ये भी एक न्यू ऑफस्प्रिंग को बर्थ कर देगी यानी कि इससे भी एक न्यू संतति कोशिका उत्पन्न होगी। इस प्रकार हमने देखा कि जो खंडीभवन है उसमें किसी भी जीव को कई टुकड़ों में काट दिया जाता है और उसके हम जितने भी टुकड़े करते हैं वो सभी टुकड़े सेपरेट होकर अपने कोशिका द्रव्य और केंद्रक को कंटेन कर लेते हैं और कंटेन करने के बाद वो एक न्यू ऑफस्प्रिंग को अपने ही जैसे एक न्यू संतति को जन्म दे देते हैं। अब हमने अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ पढ़ ली। अब आप एक क्वेश्चन होगा कि जो हमने देखा कि यहाँ पे हाइड्रा था, इसकी जो ऑफस्प्रिंग आई वो सेम हाइड्रा थी, आकार में भी एक सी थी, आनुवांशिक पदार्थ भी एक समान था। तो आप ये पूछ रहे होंगे कि मतलब आनुवांशिक पदार्थ इनमें समान रहता है, आकारिकी समान होती है, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक न्यू वर्ड आता है, इसके लिए एक न्यू शब्द दिया गया है। इसमें क्या होता है कि जो अलैंगिक प्रजनन के थ्रू जितनी भी विधियाँ हैं उनसे जितने भी प्रोड्यूस होते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म, उन ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी और जेनेटिकली जो उनका जेनेटिकली मटेरियल होता है वो अपने जनक कोशिका, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रा था, इसका ये शेप है, इस शेप को देखिए और इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर हैं। और जो इसमें जेनेटिकली अनुवांशिक पदार्थ इसमें जो होगा वही अनुवांशिक पदार्थ इस हाइड्रा में होता है। तो अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जितनी भी संततियाँ उत्पन्न होती हैं वो अपनी जनक कोशिका के समान होती हैं, अनुवांशिक रूप से भी उनके समान होती हैं, आकार में भी उनके समान होती हैं। तो यहाँ पे एक न्यू टर्म आता है, उसके लिए हम बोलते हैं क्लोन या रेमेट बोलते हैं। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि जो अलैंगिक प्रजनन के थ्रू जो संतति उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन से जो नई संतति बनकर आती है वो अनुवांशिक रूप से और आकारिकी से अपनी जनक कोशिका के समान होती है और इसी के लिए हम रेमेट बोलते हैं या इसी को हम क्लोन बोलते हैं या इसी को संतति कोशिका बोलते हैं।